हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंग्लिश के ग्रामर के बारे में जानेंगे। ओके, तो टाइम को खराब ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक जो बात है हम आपके साथ करना चाहते हैं। बेसिक सी बात यह है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन में हो या फिर एकेडमिक में हो। एकेडमिक का मतलब आप ग्रेजुएशन में हो सकते हो, 10वीं में हो सकते हो, 12वीं में हो सकते हो, या फिर अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस या अदर कोई भी एग्ज़ाम। इसमें इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है? लगभग 99% एग्जाम्स में इंग्लिश पूछता है। इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एक्टिव पैसिव हो, नरेशन हो, एरर डिटेक्शन हो, पैरा जंबल हो, कॉम्प्रहेंशन हो, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप एकेडमिक में हो तो वहाँ भी क्वेश्चंस हैं। आप लिटरेचर आपको पढ़ाया जाता है, ग्रामर का पोर्शन अलग पढ़ाया जाता है। इन सब के लिए आप इंग्लिश आपको इंग्लिश आनी चाहिए और अच्छी खासी इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको बाद में किसी चीज़ की तैयारी करनी है या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो या कहीं कोई आर्टिकल पढ़ना चाहते हो या फिर वर्ल्ड व्यू देखना चाहते हो तो वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगा। तो इंग्लिश का जानना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आज हम इंग्लिश के बेसिक, इंग्लिश में जो जो भी चीज़ें बेसिक होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे फ्रेंच होता है, जर्मन होता है, अरबिक होता है। उसी तरीके से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश मात्र एक लैंग्वेज है, मात्र ये है एक लैंग्वेज। और जब कभी भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो, कोई डिसिप्लिन पढ़ते हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है कि आप उसके बारे में उसका डेफिनेशन जान लो। कि कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर उसके डेफिनेशन के बारे में आपको पता होता है तो आप उस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से टैकल कर पाते हो। एग्जाम्पल के तौर पे लैंग्वेज क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज एक माध्यम है, अ मीडियम, मतलब एक माध्यम, अ मीडियम थ्रू, जरिया, एक माध्यम है जिसके जरिए, थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज, इमोशंस और फीलिंग्स। तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है जिसके जरिए, जस्ट अ मोमेंट, जिसके जरिए आप क्या करते हो? ओके, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज, इमोशंस और फीलिंग। एक माध्यम होता है, इंग्लिश एक माध्यम होता है जिसके जरिए हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाते हैं। मुझे अगर आपको कोई बात बतलानी हो तो मैं जिस माध्यम में मैं बतला रहा हूं वो हिंदी है। कोई आदमी जर्मन में बात करता है, कोई फ्रेंच में, कोई इंग्लिश में। तो हर आदमी के पास कुछ ना कुछ आइडिया है, उसके मन में कोई ना कोई विचार चल रहा है, कोई फीलिंग चल रही है। अगर उसको अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरे आदमी तक पहुंचाना होता है तो एक वो माध्यम का इस्तेमाल करता है। और वो माध्यम कोई भी हो सकता है, साइन हो सकता है, साइन में भी लोग बात करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसके जरिए आप अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचाते हो। अब सामने वाले तक पहुंचाने के लिए इसमें कुछ बुनियादी बातें होती हैं जिसके जरिए विचार का आदान प्रदान होता है। जैसे पहला है लिसनिंग, आप किसी की बातों को सुन रहे हो, मतलब उसकी आइडियाज को ले रहे हो। दूसरा होता है रीडिंग, आप पढ़ के किसी बहुत ही अच्छे लेखक की बात पढ़ रहे हो। मान लो 6 साल से एक रिसर्च वो किया है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे, 6 साल लगाया। 6 साल लगाने के बाद उस टॉपिक पे उसने रिसर्च किया, अलग अलग जगह से डेटा उठाया
और उसको कलमबद्ध किया, उसे पेन किया, राइट किया, उसे एक किताब का शकल देता है, मार्केट में उसे बेचता है। आप उसे खरीद के लाते हो, उसके 6 साल की मेहनत को आप 6 दिन में पढ़ जाते हो, मतलब 6 साल आप जीवन में आगे चले गए। तो उसके आइडियाज को आपने क्या किया, रीड किया, पढ़ लिया। दूसरा है राइटिंग। हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को लिख के दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे मुझे याद है, बहुत साल पहले मेरे पिताजी विदेश रहते थे, तो मेरे घर के लोग, जब टेलीफोन नहीं था, तो जब उनसे अपने विचार, अपनी भावनाएं वहाँ उन तक पहुंचानी होती थी, तो पत्र लिखते थे, राइटिंग, पत्र लिखते थे, पत्र लिख के वहाँ पहुंचाया जाता था। अब तो व्हाट्सएप मैसेज होता है। उसके बाद स्पीकिंग, बोल के। मेरे पास जो आइडियाज हैं इंग्लिश को लेके, कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं बोल के। मैं लिख भी रहा हूं, और मैं सुन नहीं सकता आपको, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास जाएगी। खैर, तो इंग्लिश है एक लैंग्वेज, अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज, इमोशंस और फीलिंग। और पहुंचाने तक अपने आइडियाज और इमोशन और फीलिंग को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचाने के लिए रीडिंग, लिसनिंग हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, और स्पीकिंग हो सकता है। ठीक, ये कुछ माध्यम है। ओके। अब कोई भी माध्यम, अगर कोई भी लैंग्वेज, अगर आपको जो बात आप कहना चाहते हो वही बात सामने वाला समझे, तो उसमें कुछ नियम और कानून को फॉलो करना पड़ता है। ठीक, उसको इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर बोला जाता है। ग्रामर। हिंदी में आप उसे व्याकरण के नाम से जानते हो, कि मैं जो बात कहना चाहता हूं वही बात आप समझो। मतलब सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट हो, वर्ब की जगह पे वर्ब हो, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट हो। अगर ये सारी चीजों का पालन नहीं किया गया, इस रूल को अच्छे ढंग से नहीं फॉलो किया गया, तो सामने वाला, आप कहना कुछ और चाह रहे हो, समझेगा कुछ और। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बात लिखूं, मैं लिखता हूं, आप पढ़ के इसका मतलब निकालो। आप पढ़ो इसे। मैंने लिखा है, बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ। आप कहोगे, अरे सर, ये आपने अपनी बात पहुंचाई हम तक, लिख के, लिख के आपने हम तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन जो प्रोटोकॉल है आपने उसे फॉलो नहीं किया। आपने ग्रामर को फॉलो नहीं किया। और ग्रामर क्या होता है? ग्रामर को बोला जाता है सेट ऑफ रूल, नियम कानून का एक तौर तरीका। ठीक, मैंने लिखा बच्चे को उबालकर दूध पिलाओ, ये लिखने का जो तरीका है मैंने उसको फॉलो नहीं किया। सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट नहीं रखा, वर्ब की जगह पे वर्ब नहीं रखा, ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट नहीं रखा, मैंने सब कुछ उलट पलट दिया। तो इसका जो सेंस निकल के आएगा वो बहुत गलत निकल के आएगा। ठीक, कि बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ, जो कोई सुनेगा बहुत मारेगा। ओके। तो इसीलिए किसी भी लैंग्वेज को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझने के लिए, उस लैंग्वेज के अंदर ग्रामर नाम की एक चीज होती है, जिसे बोलते हैं सेट ऑफ रूल, जिसके जरिए हम किसी वर्ड को, किसी फ्रेज को, किसी सेंटेंस को मीनिंगफुल वे में, मीनिंगफुल तरीका में लिखते हैं। अब जब कभी भी आप कोई लैंग्वेज बोलते हो, जब कभी भी आपको कोई लैंग्वेज बोलना हो, तो लैंग्वेज को बोलते वक्त आपके मुंह से साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड बनेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हो, साउंड वेव बन रहा है, जो आपके कानों तक जा रही है, और आप उसको समझ रहे हो कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं आपको। तो कोई भी लैंग्वेज जब कोई बोलता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। और आपको पता है कि इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स की जो संख्या है वो 26 है। अल्फाबेट्स जो हैं वो 26 हैं, 26 अल्फाबेट्स हैं।
इन 26 अल्फाबेट्स को क्लासिफाई कर दिया गया है इंग्लिश के अंदर। कुछ को वावेल बना दिया गया है, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 होते हैं, और कुछ को कॉन्सोनेंट्स बना दिया गया है। ठीक, रेस्ट मैं लिख देता हूं REST। रेस्ट का मतलब इन 5 के अलावा जो बच गया उन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जब कभी भी आप कोई लैंग्वेज बोलते हो तो लैंग्वेज बोलते वक्त आपके मुंह से साउंड उत्पन्न होगा, और आपको पता है कि अल्फाबेट जो होते हैं इंग्लिश के अंदर उनकी जो संख्या होती है 26 होती है। इन 26 को जो ग्रामेरियन थे उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया। पहले को उन्होंने वावेल और दूसरे को उन्होंने कॉन्सोनेंट्स के कैटेगरी में रखा। अब एग्जाम्पल के तौर पे जब आप इन्हें बोलते हो, बोलोगे तो कोई साउंड प्रोड्यूस होगा। तो अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से उसको लिखने के लिए इन लोगों ने इनको दो हिस्सों, ग्रामेरियन ने इन्हें दो हिस्सों में बांटा, और वावेल को बोलते टाइम 20 टाइप से साउंड प्रोड्यूस होता है, कॉन्सोनेंट्स को बोलते टाइम 24 टाइप से साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक वर्ड है, एक लेटर है आई। ठीक, ये है एक लेटर आई। ठीक, ये लेटर आई आप देख रहे हो, मैंने 9 के जैसा बनाया है, लेकिन ये आई है। अब मैं लिखता हूं सर्कल, लाइक और हिट। जब आप ध्यान दोगे, जब आप ध्यान दोगे तो जब मैं बोलूंगा सर्कल सर्कल, तो यहाँ पे ये जो आई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ये अ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे लाइक लाइक, यहाँ पे जो लाइक, यहाँ जो आई है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है आई का। और यहाँ पे जो हिट ई आई जो है ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ई का। तो आई एक ही लेटर है जो वावेल की कैटेगरी में आता है। इससे 3 तरह के साउंड प्रोड्यूस हो गए। इसी तरीके से टोटल इन 5 से 20 तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, और इस कॉन्सोनेंट से 24 टाइप के साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ओके, अब जस्ट अ मोमेंट। अब इन्हीं अल्फाबेट के, हाँ, अल्फाबेट, ये जो अल्फाबेट है इनकी संख्या होती है 26। इन्हें, इस अल्फाबेट को लेटर भी बोला जाता है। लेटर्स, लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर आपको पता होगा। इन्हीं को बड़ा लिख दिया, ये कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लिख दिया तो स्मॉल लेटर। ठीक, इन्हीं को लेटर भी बोला जाता है। बचपन में बहुत मेहनत कराया जाता है बच्चों से, मुझसे भी कराया गया था। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब हुआ करती थी, तो बार बार लिखने को दिया जाता है। हालांकि नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड तक आज भी लेटर की प्रैक्टिस कराई जाती है स्कूल्स में। इन्हीं लेटर को जोड़ के, इन्हीं लेटर को एक एक इकट्ठा करके बनाया जाता है वर्ड। ठीक, अब अल्फाबेट है 26, ABCDEFGHIJKLMN। अब इन्हीं को लेटर भी बोला जाता है, और इन्हीं लेटर को जोड़ के इकट्ठा करके बना दिया जाता है वर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अल्फाबेट से A लिया, R लिया और T लिया, मैंने बना दिया आर्ट। एक सुंदर सा आर्ट मैंने बना दिया। मैंने ले लिया रैट, RAT, रैट। एक चूहिया बना दी जो आपके घरों में रहती है। तो अल्फाबेट को लेटर बोला जाता है, और लेटर को जोड़ जोड़ के वर्ड बनाया जाता है। और इस लेटर की जो डेफिनेशन है, अ मीनिंगफुल यूनिट्स
ऑफ लेटर, लेटर्स का इकाई होता है, मीनिंगफुल इकाई होता है, जिसका कुछ मतलब निकले। आर्ट का मतलब कला, आप जानते हो कि ये कला है। रैट का मतलब चूहा, ये चूहा है। अगर मैं लिख दूं RTE, इसका क्या मतलब होता है? XPL, इसका क्या मतलब होता है? ये कहने को एक वर्ड तो लिखा है, लेकिन इसका कोई मीनिंगफुल मतलब, इसका कुछ मतलब नहीं निकल रहा है जिससे आप समझोगे। RTE का क्या मतलब है, XPL का क्या मतलब होता है, ठीक, तो इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है। ओके। अब इंग्लिश के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होता है, जिसके जिसके बेस पे आप बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश समझना सीखते हो, उसे बोला जाता है, इसी यूनिट को बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड की डेफिनेशन है अ मीनिंगफुल यूनिट्स ऑफ लेटर, और इसी यूनिट को बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इंटरजंक्शन को पढ़ते हो, ठीक। और इन सबके साथ इनका साथी आर्टिकल, ये चलता रहता है, ये बहुत डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ही आर्टिकल को पढ़ा जाता है। तो ये रहा बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन। इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर होता है, इंग्लिश में जो कुछ बुनियादी बातें होती हैं, उनके बारे में ये बेसिक जानकारी है, ठीक। जब कभी भी आप पढ़ना शुरू करो, सबसे पहले आप नाउन से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो कुछ भी है 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा नाउन होता है। अगर आपने नाउन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया, नाउन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया, तो आपके लिए बाकी का टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाएगा। और एक और बात है जो बहुत ही एहतियात से आपको समझना चाहिए, कि कोई भी वर्ड अगर आप देख रहे हो, देख के आप ये नहीं कह सकते कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग ये जो पर्टिकुलर वर्ड है वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, ये बताना बहुत मुश्किल होता है ना। मैं अगले वीडियो में इसको बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रहा इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, कि इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका डेफिनेशन क्या है, क्या माध्यम है जिसके ज़रिए एक इंसान दूसरे इंसान तक अपनी बात को पहुंचाता है, ग्रामर क्या होता सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है ना। फिर लैंग्वेज बोलते वक्त साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना। ओके, थैंक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो टॉपिक हैं हम उन्हें आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।